आई एम देवेंद्र राठौर फ्रॉम जेनेक्स इंस्टीट्यूट इंदौर। सी को हम स्ट्रक्चर पे कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सी प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम बेसिक डिफरेंशिएट देखते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंशिएट की बात करें तो टेक्निकली यदि हम बात करते हैं तो सी जो एक साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कौन सी लैंग्वेज है? साइंटिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी जो है वो 1972 के अंतर्गत डेवलप की गई है। सी प्लस प्लस 1980 के अंतर्गत डेवलप की गई है। सी को हम मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जबकि सी प्लस प्लस को हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मतलब होता है जिसे कंप्यूटर को समझने में टाइम लगता है, यूजर उसको इजीली समझ लेता है। वो फर्स्ट डे के लेक्चर में डिस्कशन किया था। अब इनके बेसिक कोड जितना क्वेश्चन सी में है, लेट सपोज यदि ये सी है, ठीक है, तो सी प्लस प्लस इस तरह से है। मतलब जितना आपने सी में पढ़ा है उतना तो आपको सी प्लस प्लस में पढ़ना ही पढ़ना है। फिर सी प्लस प्लस के एडवांस फीचर्स को हम इसके अंदर का डिस्कस करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा मैंने आपको बताया था जितना सी में है सी प्लस प्लस में उतना तो करना ही। तो पहले दोनों के हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइल जब भी हम सेव करते हैं, जब भी हमें फाइल सेव करनी होती है तो सी लैंग्वेज में जब आप फाइल सेव करते हैं तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट सी। इसी तरह जब आप सी प्लस प्लस में सेव करते हैं तो इसका एक्सटेंशन होता है डॉट सीपीपी। सीपीपी मतलब सी प्लस प्लस। फिर इसके अंतर्गत हम हेडर फाइल का यूज करते हैं। तो इसमें जो हेडर फाइल यूज में आती है दैट इज इंक्लूड। कौन सी हेडर फाइल यूज में आती है? stdio.h, जिसका फुल फॉर्म आप सभी को पता है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड रूप से इनपुट आउटपुट के लिए जो हम printf और scanf का यूज करते हैं उसकी हेडर फाइल stdio.h। और C++ में आप जो हेडर फाइल यूज करेंगे उसके लिए हम जो फाइल यूज करते हैं उसका नाम है iostream.h। iostream.h। ठीक, इसका फुल फॉर्म हो गया इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। क्या फुल फॉर्म हुआ इसका? आई बोले तो इनपुट, ओ बोले तो आउटपुट, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। फिर दूसरी फाइल जो हम यूज करते हैं, जहां चेंजेस है मैं वही चेंजेस बता रहा हूं। कोनियो यदि नहीं लिख रहा हूं इसका मतलब वो कॉमन है, क्योंकि कोनियो गेट ch और clr scr में आता था। मैं यहां पर डिफरेंस लिख रहा हूं, जो सी में है और सी प्लस प्लस में कैसे लिखे जाएंगे वो बता रहा हूं। फिर सी में क्या होता है, आप वॉइड मेन लिखते हैं तो सी में क्या है, आप वॉइड लिखें या ना लिखें ये ऑप्शनल है, नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सी प्लस प्लस में वॉइड लिखना कंपलसरी है। यदि आप वॉइड नहीं लिखेंगे तो वो प्रोटोटाइप की एरर बताएगा कि फंक्शन शुड हैव अ प्रोटोटाइप। फिर इसके अंतर्गत सबसे पहले होता है वेरिएबल डिक्लेरेशन। सी में ये कंपलसरी है, वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज फर्स्ट। मतलब जब भी आपको यदि वॉइड मेन के बाद आपको पहले वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके बाद clr scr डिक्लेयर करना पड़ेगा, या कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट उसके बाद लिखना पड़ेगा। वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज फर्स्ट बिफोर एनी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स। मतलब जो भी आपका clr scr हो गया, printf हो गया, कोई भी एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट से पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन ऑलवेज फर्स्ट करना पड़ता है। वेरिएबल डिक्लेरेशन आपको प्रोग्रामिंग लाइन में सी में सबसे पहले ही लिखना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। लेकिन C++ में आपके साथ यह बाउंडेशन नहीं है। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर बिफोर यूज। Variable can be declared before use anywhere। मतलब आप जरूरी नहीं है कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेरेशन वाली लाइन ही होगी, आप वेरिएबल 4 लाइन बाद भी डिक्लेयर कर सकते हो, उससे पहले clr scr जो भी लगाना है वो लगा सकते हो। ठीक, फिर इसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था
कि जब भी हमें कोई चीज आउटपुट देनी होती थी, जैसे मैंने सबसे पहला प्रोग्राम बताया था जिसमें हमने जेनएक्स प्रिंट करा था, तो आपको कोई भी चीज आउटपुट देनी होती थी, मतलब आउटपुट के लिए जो आपका फंक्शन था उस फंक्शन का नाम था प्रिंटफ। प्रिंटफ फंक्शन आपको आउटपुट के लिए यूज में आता था। इसी तरह C++ में आउटपुट के लिए यूज में आएगा सी आउट। क्या यूज में आएगा? सी आउट। उसके बाद ऐसे दो सिंबल आपको लगाना है, इसको बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। इंसर्शन ऑपरेटर, क्लियर है? ये चीज ध्यान रखना है। पहले आप लिखेंगे सी आउट, उसके बाद आपको जेनएक्स लिखना है, तो वो इन्वर्टेड कामा में आप इस तरह से जेनएक्स लिखेंगे, जेनएक्स लिखेगा, फॉलो हो जाएगा। ठीक। फिर सपोज कीजिए आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, आपने बोला इंटीजर a और उसकी वैल्यू 10 दी। अब यदि आपको a की वैल्यू प्रिंट करनी होती थी c में, तो आप ऐसा लिखते थे printf %d, a। तो a के अंदर जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि c का जो कंपाइलर है वो मिडिल लेवल का है। कंपाइलर एक ही है, लेकिन C++ क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसके अंतर्गत आपको उसका मोड बताने की जरूरत नहीं पड़ती। %c या %d देने की जरूरत नहीं है, सी आउट डायरेक्ट a लिख देंगे, तो a के अंदर की जो वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी। लेकिन यदि आप इन्वर्टेड कामा के अंदर a लिख देंगे तो a लिखा हुआ आ जाएगा। आपको a लिखा हुआ चाहिए कि a की वैल्यू चाहिए। यदि इन्वर्टेड कामा में a लिख दिया तो a लिखा हुआ आ जाएगा। आपको a की वैल्यू चाहिए तो इन्वर्टेड कामा नहीं, नॉर्मल a लिखना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखिए। ठीक। इसी तरह आप चाहते हो कि सर मैं ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि a = 10, मैं तो आउटपुट चाहिए a = 10, तो आपको a = %d और जिसकी वैल्यू वही आपको यदि C++ में भी चाहिए तो आपको लिखना पड़ेगा a = इंसर्शन ऑपरेटर वापस से लगाना पड़ेगा और फिर a लिखेंगे, तो अब लिखा हुआ आ जाएगा a = 10। इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ठीक। अब आप सपोज कीजिए आपने दो वेरिएबल ले रखे हैं a और b दोनों, तो दोनों की वैल्यू प्रिंट करानी होती है, तो आप क्या करते थे सर? printf, दोनों की वैल्यू थी, दो बार प्रिंट %d लगाते थे, कॉमा a कॉमा b। एम्परसेंड लगाने की जरूरत नहीं होती printf में, ध्यान रखिएगा। एम्परसेंड लगा देंगे तो a का एड्रेस या b का एड्रेस प्रिंट कर देगा। आपको a और b दोनों की वैल्यू प्रिंट करना है, तो वो यहाँ पर 10 और 20 दोनों दे देगा। सेम आउटपुट यदि आप C++ में चाहते हैं, then what you have to do? cout a b। ठीक। आपको %d देने की जरूरत नहीं है, ये इंसर्शन ऑपरेटर ही सेपरेटाइजर का भी काम कर रहा है। सेपरेटाइजर मतलब कॉमा का काम भी वही कर रहा है, इसमें कोई डाउट्स? फिर आपको शायद याद होगा हमने ऐसा टेबल बनाया था जिसमें हमने ऐसा बोला था 5 × 1 = 5। तो ये सपोज करो 5 जो है n है, x तो आपको एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करना होता है, 1 जो है आपका i है, इक्वल टू एज इट इज प्रिंट करना होता है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई होकर वैल्यू आती थी t में। तो आपको इस फॉर्म में जब टेबल प्रिंट करनी होती थी तो इसको आप c में इस तरह से प्रिंट करते थे। प्रिंट सबसे पहले आपको क्या चाहिए? n की वैल्यू, तो %d, फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह, तो मल्टीप्लाई का चिन्ह चाहिए तो वो एज इट इज आपको प्रिंट करना पड़ेगा। फिर क्या करते थे आप? i की वैल्यू, तो i की वैल्यू के लिए फिर आपको यहाँ %d देना पड़ेगा। फिर इक्वल टू का चिन्ह, तो इक्वल टू का चिन्ह, जो चीज एज इट इज प्रिंट करानी है उसको तो इन्वर्टेड कामा में एज इट इज लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद सर t की वैल्यू, तो t की वैल्यू देना है, तो फिर वापस से यहाँ पर आपको %d और इन्वर्टेड कामा बंद। अब सीक्वेंस में पहला %d किसके लिए? n के लिए, n, दूसरा i के लिए, और तीसरा t के लिए। तो इस तरह का जब टेबल आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना था 5 × 1 = 5, लूप में चलता था पूरा, शायद याद आया। तो इसी चीज को जब आपको C++ में लिखना है तो उसका लिखने का तरीका cout, सबसे पहले क्या चाहिए सर आपको? n, तो n, क्योंकि आपको %d देने की तो जरूरत ही नहीं है, n,
उसके बाद सर मेरे को ये स्टार मल्टीप्लाई का सिंबल चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत मल्टीप्लाई का चिन्ह लिखना पड़ेगा। फिर आपको नेक्स्ट वैल्यू किसकी चाहिए, आई की, तो आई नाम का वेरिएबल आपको चाहिए, तो यहां पर आपको आई लिखना पड़ेगा, ठीक। फिर इंसर्शन ऑपरेटर, फिर आपको इक्वल टू का सिंबल चाहिए, इक्वल टू का सिंबल, फिर उसके बाद आपको t की वैल्यू चाहिए, तो फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगा के आप t लगाएंगे। इज इट क्लियर, कोई डाउट? तो जैसा आप C में ऐसा लिखते हो उसको C++ में कैसे लिखना है वो डिफरेंशिएट में आपको बता रहा हूं। फिर एक और चीज याद होगी आपको जिसको हम बोलते थे ASCII, है ना, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। सपोज करो आपने बोला इंटीजर n और n की वैल्यू आपने दे दी 65, आपने यदि n में 65 स्टोर किया, अब आप यदि इसको प्रिंट कराते हैं नॉर्मली, यदि आपने बोला प्रिंटर परसेंटाइल d कॉमा n, तो बताइए क्या प्रिंट करेगा, n के अंदर क्या है 65, तो ये अभी 65 प्रिंट कर देगा। लेकिन आप चाहते हैं सर मुझे 65 नहीं प्रिंट करना है, इसकी जो ASCII वैल्यू है, तो 65 पता है आपको किसकी ASCII वैल्यू है, कैपिटल A की, कैपिटल B की क्या है 66, कैपिटल C की क्या है 67, स्मॉल a की क्या है 97, इस तरह से। तो n को यदि आप परसेंटाइल, क्योंकि n आपने इंटीजर फॉर्म में दे रखा, तो आप इंटीजर वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन आपको उसकी कैरेक्टर वैल्यू प्रिंट करना है, तो फिर हम क्या करते थे, यहाँ पर परसेंटाइल d की जगह क्या करते थे परसेंटाइल c, तो n की जो ASCII वैल्यू है दैट इज a स्क्रीन पर प्रिंट होगा, कौन सा, कैपिटल। यही चीज यदि आपको C++ में करना है, तो यदि आपने बोल रखा है इंटीजर n इक्वल टू 65, ठीक है, यदि आप इसको प्रिंट कराते हैं Cout n, तो क्या प्रिंट करेगा Cout n की वैल्यू, तो n में क्या है 65, तो 65 प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब इसकी कैरेक्टर वैल्यू कैसे प्रिंट करें, क्यों, क्योंकि सर C++ के अंदर तो हमारे पास परसेंटाइल C या परसेंटाइल D भी नहीं होता, इसको फिर कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं टाइप कास्टिंग। क्या कहा जाता है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मतलब उसको प्रिंट करने से पहले उसकी कास्ट चेंज की जाए, उसमें चेंजेस किए जाएं। तो n जो वैल्यू है उसको Cout से आप प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट करने से पहले उसका टाइप कास्ट चेंज कर दो, उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, इस तरह से। तो n जो है उसको पहले कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, उसके बाद Cout से प्रिंट होगा, तो अब इसका भी जो आउटपुट आएगा वो आएगा कैपिटल है। यदि आपने वैल्यू कैरेक्टर में दी होती तो यहां पर फिर आप उसको इंट में दे देते, जैसे सपोज करो मैंने बोला CHAR m इक्वल टू b, मतलब m के अंदर क्या स्टोर है अभी b। अब यदि मैं उस b की इंटीजर वैल्यू प्रिंट करना है, मतलब m की इंटीजर, यदि अभी मैं m प्रिंट कराऊंगा तो b प्रिंट करेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट हो जाए, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा इंट। तो मैंने स्मॉल b लिख रखा है, तो स्मॉल b की होती है 128, ठीक है, 98 सॉरी 98 के लगभग रहेगी, जो भी रहेगी मतलब उसकी ASCII वैल्यू वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये जो बेसिक डिफरेंस है, इसके बाद अब आगे का अपन देखते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपको C में एक स्टेटमेंट मिलता है printf /n, है ना, काय के लिए होता है, टू चेंज लाइन, है ना, टू चेंज लाइन, ठीक। इसी चीज को जब आप C++ में करते हैं तो उसके लिए होता है Cout इन्वर्टेड कामा में /n, या फिर इसकी जगह इसमें एक और सब्स्टिट्यूट है, आप ऐसा भी लिख सकते हो Cout एंड l, लेकिन एंड l जो है इसको इन्वर्टेड कामा में नहीं लिखना है, इसको नॉर्मल लिखना है। एंड l का मतलब है एंड लाइन। अब इसके बाद हम बात करते हैं scanf। जब आपको वैल्यू रन टाइम पे रीड करनी होती है, जब आप वेरिएबल की वैल्यू रन टाइम पे रीड करना चाहते हैं तो आप scanf का यूज करते हैं %d, a, लेकिन a नाम के वेरिएबल को वैल्यू देना है तो आपको एड्रेस ऑफ a देना पड़ता है। इसकी जगह जब आप
सी प्लस प्लस में यूज करेंगे तो इसके लिए फंक्शन होता है सी इन। कौन सा है? सी इन। और इसके अंतर्गत एक्सटर्शन ऑपरेटर लगाते हैं आप, और उसके अंतर्गत आप ऐसा बोलते हैं, उसको बोलते थे इंसर्शन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं एक्सटर्शन ऑपरेटर। ठीक है, सी आउट में इंसर्शन, इसमें एक्सटर्शन। ठीक, फिर आपको यदि दो वैल्यू रीड करनी होती थी तो इसमें आप यूज करते थे स्कैनएफ, परसेंटाइल डी, कॉमा %a, कॉमा %b। उसी चीज को जब आपको सी में यूज करना है, मतलब सी प्लस प्लस में, तो सी इन, ए और बी। तो जो डिफरेंस थे, बाकी गेट सी एज इट इज यूज में आएगा, कोनियो डॉट एच एड इज इट यूज करना है आपको। तो जो बेसिक डिफरेंस थे वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, एक प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ अभी। चलिए, तो मैंने ये प्रोग्राम्स लिख के बता दिया ताकि आपका टाइम सेव हो सके। प्रिंटफ में जो आपने प्रोग्राम बनाया था जिसका आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए मुझे जेनेक्स कंप्यूटर, अन्नपूर्णा टेम्पल और 98930, मतलब आपको जो आउटपुट स्क्रीन पे आएगा वो आएगा जेनेक्स कंप्यूटर। ठीक, याद हो आपको पहला प्रोग्राम जो हमने बनाया था। फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे अन्नपूर्णा टेम्पल, और नेक्स्ट लाइन पे मैं अपना मोबाइल नंबर प्रिंट करना चाहता हूं। ये मेरा टास्क है। इसी चीज को जब हम सी लैंग्वेज में करते थे तो आप stdio.h, conio.h, voidmain, printf, ब्रैकेट के अंदर इन्वर्टेड कामा में जेनेक्स कंप्यूटर, printf /n लगाया आपने, मतलब लाइन चेंज करना है, अन्नपूर्णा टेम्पल, printf लाइन चेंज करके 98930 गेट स्टेशन, प्रोग्राम खत्म। इसी चीज को जब आप C++ में यूज करेंगे तो stdio.h की जगह आपको यूज करना है iostream.h। ठीक, कोनियो एज इट इज है, CLR SCR आप बिल्कुल यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पे भी यूज किया जा सकता था। सी आउट, जहां प्रिंटफ लिखते थे उसकी जगह सी आउट, जेनेक्स कंप्यूटर। फिर यहाँ पर मैंने एंडल का यूज किया, ध्यान रखिएगा, एंडल अन्नपूर्णा टेम्पल। नेक्स्ट लाइन पे मैंने /n 98930 गेट सी, तो प्रोग्राम खत्म। तो फर्स्ट प्रोग्राम जिस तरह से हमने सी में बनाया था C++ में इस तरह से बनेगा। इसका एक्सटेंशन बस आपको ध्यान रखना है .cpp। तो इस पहले प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखें, इससे आपको सी और C++ के बेसिक चेंजेस सब आएंगे। इफ वैसे ही चलता है, लूप वैसे ही चलता है, मतलब स्ट्रक्चर तक की सारी चीजें सी में जैसी थी। जो बेसिक लिखने के डिफरेंस है वो मैंने आपको समझाया, और प्रोग्राम्स में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। इस चीज को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ गुड डे।